हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है आज इनकम टैक्स आयकर की यूनिट फर्स्ट का रिवीजन करने वाले हैं, जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट, जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट है। तो कौन कौन से टॉपिक हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़ने हैं आयकर के अंतर्गत? पहला तो आयकर का आशय, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, परिभाषाएं। आयकर अधिनियम के अंतर्गत कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, वह कृषि आय, और हम पढ़ेंगे इसमें निवासी स्थिति और करमुक्त आय। ये टॉपिक्स हमें यूनिट फर्स्ट में सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम आशय पे बात करते हैं। तो आशय और विशेषताएं हम एक साथ लेते हैं। तो आयकर, यदि हम वर्ड मीनिंग देखें यहाँ पर, तो सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में हम कहेंगे आय पर लगाया जाने वाला कर आयकर होता है। ये साधारण शब्दों में हो गई। यदि विस्तृत शब्दों में हम कहें तो आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा व्यक्तियों के ऊपर गत वर्ष में कमाई हुई आय पर कर निर्धारण वर्ष में लगाया जाता है। ठीक है, विस्तृत शब्द में हम क्या कहेंगे? आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति पर गत वर्ष में कमाई हुई आय पर कर निर्धारण वर्ष में लगाया जाने वाला कर है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं हम इसलिए डिटेल में समझ रहे हैं कि जब आप डेफिनेशन लिखेंगे, आशय लिखेंगे, तो उसमें और पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो पहला हमने क्या देखा? केंद्रीय कर। आयकर सेंट्रल टैक्स से, इसका अर्थ है कि आयकर के संबंध में सभी डिसीजंस, दरें जो निर्धारित की जाती हैं, वह केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। भले ही आयकर से प्राप्त होने वाली इनकम का बंटवारा राज्य और केंद्र दोनों में होता है, लेकिन अधिनियम बनाने की बात आती है या नियम और कानून बनाने की बात जब आती है, तो आयकर से संबंधित सभी अधिनियम केंद्र सरकार बनाती है, इसीलिए इसे केंद्रीय कर कहते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर का आशय होता है कि ऐसा कर जो जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है वह उसका भुगतान करता है और उसके दायित्व को वह किसी भी व्यक्ति के पास ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे मिस्टर राम है, मिस्टर राम ने मान लीजिए 10 लाख रुपए की इनकम कमाई, टैक्सेबल इनकम, और इसमें से करमुक्त सीमा एक सामान्य व्यक्ति के लिए 2.5 लाख रुपए है, वो घटाकर 7.5 लाख रुपए पर टैक्स। तो मान लीजिए, सपोज करें हम 10% टैक्स 75,000 रुपए है, तो यह टैक्स मिस्टर राम के द्वारा ही चुकाया जाएगा और यह किसी और से वसूल नहीं कर सकता है। तो यह कौन सा कर है? यह प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तीसरा करमुक्त सीमा। आयकर अधिनियम में इनकम की करमुक्त सीमा रखी गई है। तो 60 वर्ष तक का यदि व्यक्ति है, फिर वरिष्ठ नागरिक मतलब 60 से ऊपर, और अति वरिष्ठ, ऐसी कैटेगरी की गई है। सीनियर, सुपर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन और बिलो 60। तो इनके लिए लिमिट रखी गई है। 60 ईयर्स के लिए करमुक्त सीमा है 2.5 लाख रुपए, वरिष्ठ के लिए 3 लाख रुपए तक की इनकम करमुक्त है, और यदि सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 साल से ऊपर का यदि कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक की इनकम जो है वह करमुक्त रखी गई है आयकर अधिनियम 1961 में। नेक्स्ट है करयोग्य आय पर कर। करयोग्य आय पर कर, करयोग्य आय पर कर का अर्थ होता है कि व्यक्ति के द्वारा जितनी भी आय कमाई गई है उनको 5 शीर्षकों में बांटा गया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। उन 5 शीर्षकों की आय का योग कर लिया जाता है और उसमें से
आयकर अधिनियम के अंतर्गत धारा 80 की कटौतियां 80C से 80U तक की कोई भी कटौती के लिए यदि वो योग्य है तो वो घटाने के बाद जो इनकम बचती है उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो कर योग्य आय पर कर मतलब सकल कुल आय में से 80 की कटौतियां घटा दें तो वो इनकम बनती है हमारी कुल आय, और यही हमारी होती है क्या, टैक्सेबल इनकम, कर योग्य आय, और इसी पर कर की गणना की जाती है। ठीक है। इसके बाद जो है कर योग्य आय पर कर, कर की दरें। आयकर अधिनियम में कर की दर भी इन 3 कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रखी गई है। तो ये भी हम समझ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है 60 के लिए, 60 to 80 के लिए और एबोव 80 के लिए क्या दर रखी गई है। तो इनके लिए जस्ट मिनट हम इसको प्रॉपरली ऊपर लिख लेते हैं, क्लियरली समझ में आएगा आपको। कर की दरें 3 कैटेगरी में डिसाइड की गई हैं, बिलो 60 60 से नीचे वाले, 60 to 80 ईयर्स सीनियर सिटीजन, और सुपर सीनियर सिटीजन मतलब 80 से ऊपर। तो इसमें जो रूल बनाया उन्होंने कि प्रथम इनके लिए 2,50,000 रुपए क्या है, कर मुक्त है 0%। फिर अगले 2.5 लाख रुपए इस पे है 5%। ठीक है। फिर अगले 5 लाख पर, नेक्स्ट 5 लाख पर 20% है, और शेष पर 30% है। इस तरीके से बिलो 60 के लिए बनाया गया है। और 60 to 80 के लिए कितनी कर मुक्त सीमा है, ये हमने देखा अभी 3 लाख रुपए। अगले 2 लाख पर 5%, और बाकी तो ये सेम है कि अगले 5 लाख पर 20% और शेष पर 30%, ये सेम है। और एबोव 80 में जो है प्रथम 5 लाख पर क्या है 0%, ये यहाँ 0% आएगा, और बाकी ये 2 नियम है, ये नियम नहीं है। ठीक है। तो कर की दरें इस प्रकार से लगाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिभार, सरचार्ज। सरचार्ज चूंकि इनकम टैक्स की दरें जो है वो प्रगतिशील हैं, मतलब अमीर व्यक्तियों से ज्यादा टैक्स लिया जाता है और गरीब व्यक्तियों से जो है उनके हिसाब से टैक्स लिया जाता है। इसीलिए देखिए जिसकी इनकम कम होगी उसको कम % से टैक्स देना होगा। तो सरचार्ज भी जो है उसके लिए भी उन्होंने लिमिट रखी हुई है। यदि व्यक्ति और HUF की मैं बात करूं तो उनके लिए नियम रखा है उन्होंने कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की लिमिट, फिर 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक की लिमिट, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की लिमिट, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की लिमिट, और 10 करोड़ से अधिक, 10 करोड़ से अधिक। इस तरीके से उन्होंने लिमिट रखी है। तो इस लिमिट में उन्होंने परसेंटेज दिया हुआ है 10%, 15%, 25%, 30% और 37%। तो जिसकी जितनी इनकम होगी उस हिसाब से उन्हें सरचार्ज देना होगा, और सरचार्ज जो है अधिभार जो है वो आयकर पर लगता है। मतलब पहले ये गणना होगी, उसके बाद जो अमाउंट आएगी, टैक्स की अमाउंट आएगी, उस पर सरचार्ज लगता है। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन सेस, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर। स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर, तो ये जो है हमारा कंपलसरी है, अनिवार्यतः है। 4% की दर से एजुकेशन सेस जो है वो हर व्यक्ति को देना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रगतिशील कर की दरें। प्रगतिशील कर की दरें, इट मीन्स
यहाँ जो है आपने ये देखा इनकम टैक्स की जो दर है वो प्रगतिशील रखी गई है। मतलब यदि व्यक्ति कम इनकम कमाता है तो उसे कम टैक्स देना है, ज्यादा इनकम कमाता है तो उसे ज्यादा टैक्स देना है। 9वां, धनी व्यक्तियों पर अधिक भार। धनी व्यक्तियों पर अधिक भार कैसे? यदि किसी व्यक्ति की इनकम 10 लाख रुपए है तो उस पर 30% के हिसाब से भी लगेगा। यदि किसी व्यक्ति की इनकम 50 लाख 70 लाख रुपए है तो ये वाला स्लैब लगेगा उसके ऊपर और उसे सरचार्ज भी देना होगा, अधिभार भी देना होगा। तो इस तरीके से यह धनी व्यक्तियों पर ज्यादा टैक्स इस पर्पज से लिया जाता है कि उससे ज्यादा पैसा सरकार ले ले और बैलेंस जो है गरीब व्यक्तियों का और अमीर व्यक्तियों का बैलेंस जो है वो बना रहे। और लास्ट है आयकर का प्रशासन। तो इनकम टैक्स में आयकर के प्रशासन के लिए प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड बनाया गया है। प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड ये बनाया गया है जो कि पूरा जो है कंट्रोलिंग करता है। शॉर्ट फॉर्म है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये जो है पूरा आयकर का प्रशासन देखता है। तो ये हुआ हमारा आयकर क्या होता है और आयकर की विशेषताएं। अब जो है हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस, परिभाषाएं जो कि आपको शॉर्ट टिप्पणी में आ सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्ति, आय, सकल कुल आय, कर निर्धारण वर्ष और गत वर्ष। इतनी डेफिनेशंस जो है आपको एग्जाम में आने की चांसेस हैं, तो वो हम देखेंगे। चलिए सबसे पहली डेफिनेशन हम देखेंगे आय। तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनकम की डेफिनेशन जो है क्या होगी कि आयकर अधिनियम में आय का आशय किसी भी व्यक्ति के द्वारा गत वर्ष में कमाई हुई आय को कहा जाता है। अब इतनी लाइन लिख दी आपने। फिर आय कौन कौन सी शामिल करते हैं जब हम लेते हैं, तो 5 शीर्षकों की आय जो है वह इनकम टैक्स में आय मानी जाती है। 5 शीर्षक कौन से हैं वो मैं आपको लिख देती हूँ। पहला है हमारा वेतन से आय। यदि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, तो सैलरी लेगा। दूसरा शीर्षक होता है मकान संपत्ति से आय, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम। आपके पास मकान है, आपने किराए से दिया हुआ है, तो उससे जो किराया मिलेगा वो इस हेडिंग में आएगा। यदि कोई व्यक्ति कहीं जॉब नहीं कर रहा है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है या उसकी शॉप है, व्यापार कर रहा है, तो तीसरी हेडिंग होती है व्यापार पेशे की। चौथा होता है आपका पूंजी लाभ। पूंजी लाभ मतलब यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई पूंजी संपत्ति बेची है, जैसे प्लॉट है, मकान बेचा है, कृषि भूमि बेची है, उससे यदि लाभ होता है तो वो इस हेडिंग में आएगा। और 5वां होता है आपका अन्य साधनों से आय, अदर सोर्सेज। बैंक में पैसा जमा है, लॉटरी से पैसा मिला है, आपका इन्वेस्टमेंट आपने शेयर मार्केट में किया है, लाभांश मिला है, इस तरह की किसी गेम में जीता है, वो सब चीजें इसमें आएंगी। तो ये 5 शीर्षक होते हैं। तो आय का आशय आयकर अधिनियम में व्यक्ति के द्वारा गत वर्ष में इन 5 शीर्षकों के अंतर्गत कमाई गई आय से होता है। अब इसमें जब आपको आय का जो क्वेश्चन आता है, यदि ज्यादा नंबर का आ रहा है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, आयकर अधिनियम में आय जो है मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों ली जाती है। कैसे? मौद्रिक प्लस अमौद्रिक। यदि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है और उसको कंपनी से सैलरी मिली हुई है और रहने के लिए घर मिला है, तो वो क्या हो गया, अमौद्रिक हो गया, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हो गया, उसकी भी कैलकुलेशन ली जाएगी। दूसरा, वैधानिक हो चाहे अवैधानिक हो, आयकर अधिनियम इसमें डिफरेंस नहीं करता है। यदि स्मगलिंग से, चोरी से भी यदि किसी व्यक्ति को इनकम हुई है तो वो भी आय की डेफिनेशन में आता है। तीसरा, आय प्राप्त हो गई हो या उपार्जित हो, दोनों को लेना है। मतलब आय की नगद इनकम आपको प्राप्त हो गई है या सिर्फ आपने अभी अर्न की है, अभी आपको रिसीव नहीं हुई है, तब भी जो है आपको लेना है। चौथा पॉइंट है, किसी दूसरे व्यक्ति की आय भी, मानी गई आय भी आपकी आय मानी जाती है, आपकी भले ही इनकम नहीं हो। जैसे कि कोई माइनर चाइल्ड है, 18 साल से कम उम्र का बच्चा है
और वो जो है कोई एक्टर है, कलाकार है, वो इनकम कमा रहा है और आपकी कोई इनकम नहीं है, तो उस बच्चे की इनकम जो है वो मानी जाएगी आपकी इनकम और आपको उस पर टैक्स देना होगा। तो जब आय की डेफिनेशन आए तो आप ये पॉइंट लेकर इसको डिस्क्राइब करिए। ठीक है, अगली हम देखेंगे सकल कुल आय। सकल कुल आय की डेफिनेशन GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिए, आगे जब हम पढ़ेंगे तो बार बार चीजें आएंगी। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब होता है इन पांचों इनकम का टोटल। तो सकल कुल आय की परिभाषा आती है तो क्या लिखेंगे आप, मतलब इन पांचों का नाम लिखेंगे, इनका यदि योग कर लिया जाए तो वह किसी भी व्यक्ति की सकल कुल आय होती है। ठीक है, कुल आय, कुल आय में आप लिखेंगे, इन पांचों के नाम लिखेंगे कि किसी भी व्यक्ति की इन पांचों से आय का यदि योग कर लिया जाए और इस योग में से, मतलब सकल कुल आय के योग में से धारा 80 की कटौतियां, 80CCC से 80U तक की कटौतियां यदि घटा दी जाए तो वो क्या बन जाती है, कुल आय। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद है आपका गत वर्ष, प्रीवियस ईयर। गत वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होगा। आयकर अधिनियम में वर्ष जो शुरू करना है, वित्तीय वर्ष, वो हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। और हमारा जो गत वर्ष कहलाएगा वो कहलाएगा आपका 2021, मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का टाइम पीरियड जो है हमारे लिए गत वर्ष रहेगा। और कर निर्धारण वर्ष, हमने डेफिनेशन में देखा था कि गत वर्ष में कमाई हुई आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर लगता है। तो असेसमेंट ईयर क्या है हमारा, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। तो हमें गत वर्ष में कमाई हुई आय पर इस वर्ष में कर देना होगा। ये समझ में आया आपको, गत वर्ष, कुल आय, सकल कुल आय। और इसके साथ आपको एक डेफिनेशन है, अलग से भी क्वेश्चन बनता है, वो है आपका कृषि आय। एग्रीकल्चर इनकम। तो कृषि आय जो है उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किया है, उसमें डिटेल में समझाई हुई है। इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन आपको आ सकती है, व्यक्ति। हम बार बार यहाँ बात कर रहे हैं कि आयकर जो है व्यक्ति पर लगाया जाता है, तो व्यक्ति में, पर्सन में कौन कौन शामिल होता है। तो व्यक्ति में साधारण व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, HUF बोलते हैं, कंपनी मतलब साझेदारी फर्म, संस्थाएं, महाविद्यालय, विद्यालय, स्कूल, NGO, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं वो सभी व्यक्ति की डेफिनेशन में आते हैं। मतलब पर्सन, व्यक्ति, उसके साथ हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, साझेदारी फर्म, ये सभी व्यक्ति जो हैं वो सब इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। तो ये हुई हमारी इनकम टैक्स के अंतर्गत कुछ परिभाषाएं जो कि टिप्पणी के तौर पे आपको आ सकती है। अब जो है हम समझेंगे यहाँ पर कि करमुक्त आय, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है कि आयकर अधिनियम में करमुक्त आय का वर्णन कीजिए, या आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत करमुक्त आय का वर्णन कीजिए। तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 जो है वह एग्जेम्प्टेड इनकम, करमुक्त आय के बारे में बताती है। करमुक्त आय सेक्शन कौन सा है, 10। कौन कौन सी आय जो है वह करमुक्त होती है। पहली आय जो है सबसे मेजर है कृषि आय। तो आप कृषि आय की डेफिनेशन पढ़ लेंगे,
तो पूरी डिटेलिंग इसमें आपको जितनी लिखनी है वो लिख देंगे। तो पहली जो आय होती है कृषि आय कर मुक्त होती है। दूसरी जो है आपको लिखना है हिंदू अविभाजित परिवार की आय से प्राप्त भाग। आप यदि किसी HUF मतलब हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं और उस परिवार से आपको कोई हिस्सा मिला है तो वह क्या होगा, वह हिस्सा कर मुक्त होगा। इसी तरीके से साझेदारी फर्म की आय का हिस्सा, यदि आप किसी पार्टनरशिप फर्म में, साझेदारी फर्म में पार्टनर हैं और उस फर्म से आपको कोई हिस्सा मिला है, व्यक्तिगत इनकम नहीं, उस फर्म की आय में से यदि आपको कोई हिस्सा मिला है तो वह कर मुक्त होगा। चौथा, छात्रवृत्तियां, स्कॉलरशिप किसी भी संस्था के द्वारा यदि मिली है, किसी भी व्यक्ति को मिली है तो वह कभी भी आय का पार्ट नहीं होती है, वह कर मुक्त मानी जाती है। ठीक है। इसके बाद जो है संसद सदस्यों के भत्ते, सांसद सदस्यों के भत्ते, तो सांसद सदस्यों को मिलने वाले भत्ते जो है वो क्या होते हैं, कर मुक्त होते हैं। इसके बाद जो है अवयस्क की आय, माइनर बच्चे की आय जो है वो कर मुक्त होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है 1500 रुपए तक की आय कर मुक्त होती है। यदि कोई बच्चा 18 साल से कम है और उसकी इनकम हो रही है तो 1500 रुपए तक की आय जो है वो कर मुक्त होती है। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति को वीरता पुरस्कार मिला है, शहीद हो गया है, तो वीरता पुरस्कार प्राप्त परिवार को मिलने वाली पेंशन, परिवार को मिलने वाली पेंशन, ये क्या होती है, कर मुक्त होती है। फिर शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली पेंशन, शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली पेंशन, ये कर मुक्त होती है। फिर कला और साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला पुरस्कार, कला साहित्य या रंगमंच के क्षेत्र में मिलने वाला पुरस्कार, ये कर मुक्त होता है। और 10वां है UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 64, ठीक है, यूनिट 64 से होने वाली आय कर मुक्त होती है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनता है कि करमुक्त 10 करमुक्त आयों के बारे में लिखिए, तो ये आपको 10 इनकी डिटेलिंग जो है आप पढ़ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम टैक्स की यूनिट फर्स्ट में, वो है निवास स्थान, रेजिडेंशियल कंडीशन। किसी भी व्यक्ति के द्वारा केवल जरूरी नहीं है कि भारत में इनकम कमाई जाए, उसी पर भारत में ही इनकम कमाए, ऐसा भी हो सकता है कि वह इनकम विदेश में कमाए। तो कौन कौन सी कंडीशन में जो है उसे टैक्स देना होगा, तो सबसे पहले उसका निवास स्थान, हमें उसकी रेसिडेंशियल कंडीशन की वह भारत में निवासी रहा या नहीं रहा, गत वर्ष में अनिवासी रहा या असाधारण निवासी रहा, वह हमें डिसाइड करना होगा। तो निवास स्थान के आधार पर जो व्यक्ति है, करदाता है, वह 3 प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार का हो सकता है, निवासी, और दूसरा प्रकार हो सकता है अनिवासी। ठीक है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। और रेसिडेंट के 2 प्रकार होते हैं, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। असाधारण निवासी, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट
ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और ये हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंट OR। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कोई व्यक्ति गत वर्ष में निवासी रहा है या साधारण निवासी रहा है या अनिवासी रहा है? तो इनकम टैक्स अधिनियम 1961 में जो है इसके लिए कंडीशंस दी गई हैं। पहले हम वो दोनों कंडीशंस लिख लें। 2 आधारभूत कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है, आधारभूत शर्तें, और 2 जो है हमारी है अतिरिक्त शर्तें, एडिशनल कंडीशन, अतिरिक्त शर्तें। तो आधारभूत शर्तें क्या है कि वह व्यक्ति गत वर्ष में निवासी माना जाएगा यदि वह गत वर्ष में 182 दिन कम से कम भारत में रहा है। वह कम से कम 182 डेज, 182 दिन भारत में रहा हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि वह गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन तथा गत वर्ष में 60 दिन। दूसरी कंडीशन में 2 शर्तें हैं। वह गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कितने दिन? 365 दिन तथा गत वर्ष में कितने दिन? 60 दिन भारत में रहा हो। पहले हम ये समझ लें कि शर्तें कौन कौन सी हैं, ये नोट डाउन करते चलिए। और 2 जो है वह अतिरिक्त शर्तें हैं। कौन सी हैं 2 एडिशनल शर्तें? अतिरिक्त शर्तें जो हैं, पहली है कि वह गत वर्ष के 10 वर्षों में 2 वर्ष निवासी रहा हो। और दूसरी अतिरिक्त शर्त है कि वह गत वर्ष के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहा हो। ये तो शर्तें आपको याद रखनी है कि वह गत वर्ष में कम से कम 182 दिन, गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन तथा गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो। अतिरिक्त शर्त है कि वह गत वर्ष के 10 वर्षों में 2 वर्ष निवासी रहा हो, भारत में निवासी रहा हो, और वह गत वर्ष के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहा हो। ये 4 शर्तें हमें देखनी है। अब कब जो है वह साधारण निवासी माना जाएगा, हमारे पास ये टाइप है, कब वह साधारण निवासी माना जाएगा, कब असाधारण निवासी माना जाएगा और कब अनिवासी माना जाएगा। तो हम उसके लिए चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना आप लोग अच्छे से। अब जो है हम चार्ट बनाकर समझ लेते हैं। ये शर्तें आपको हमेशा याद रखनी है। कैसे रखेंगे कि यदि निवासी, हमारे पास 3 टाइप हो गए, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और तीसरा क्या हो गया? अनिवासी। और शर्तें हमारे पास जो है 4 हो गई है। आधारभूत में 2 हैं, पहली और दूसरी, और अतिरिक्त में हमारे पास 2 शर्तें हैं, पहली और दूसरी। तो यदि जो है साधारण निवासी कब बनता है? जब इन आधारभूत में से कोई एक, मतलब या तो ये वाली या ये वाली, दोनों पूरी होना जरूरी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक और ये दोनों शर्तें पूरी कर दे तो वह साधारण निवासी बन जाता है। ठीक है। असाधारण निवासी के लिए क्या नियम है? इन दोनों में से कोई एक, या शब्द लिख रही हूं, ध्यान देना, दोनों नहीं, या कोई एक, इन दोनों में से कोई एक पूरी कर दे और ये दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी न करे
तो वो क्या बन जाता है, असाधारण निवासी। और अनिवासी तो कोई सी भी शर्त पूरी ना करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मदन 1 अगस्त 2020 को ऑस्ट्रेलिया गए और 31 दिसंबर 2020 को वापस आ गए। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि इनकी निवासी स्थिति बताइए, रेसिडेंशियल कंडीशन बताइए कि कौन सी कैटेगरी में आएंगे। तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि हमारा गत वर्ष क्या है। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये हमारा गत वर्ष है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। अब आपको इस सेशन में वो कितने समय भारत में रहे वो देखना है। तो देखिए, यदि आप इसको इस तरीके से करेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 12 मंथ जो हमने लिख लिए। अब हम यहां से शुरू करेंगे। अप्रैल कौन सा है हमारा, 2020। क्या मिस्टर मदन भारत में थे, तो देखो कब गए हैं, 1 अगस्त 2020 को, मतलब अप्रैल में थे। तो अप्रैल के कितने दिन हुए, 30 दिन। ठीक है, मई में थे, बिल्कुल थे, तो मई के 31, जून में भी थे 30, जुलाई में 31, अगस्त को वो चले गए 1 अगस्त, तो जाने और आने का दिन भारत में ही गिना जाता है, तो अगस्त का मैं 1 दिन गिनूंगी। फिर सितंबर में थे, अक्टूबर में नहीं थे, सितंबर में नहीं थे, अक्टूबर में नहीं थे, नवंबर में नहीं थे, दिसंबर में नहीं थे, लेकिन 31 दिसंबर को लौट कर आ गए हैं, तो जाने और आने का दिन हम यही गिनेंगे। तो ये मैं ले लूंगी। जनवरी के 31 दिन, फरवरी के हमारी 2021 की है तो कितने दिन की आएगी, 28, और मार्च के 31। ये जो है इस तरीके से आप नंबर ऑफ डेज जो है यहाँ पर टोटल करेंगे और फिर ये शर्तें लगाएंगे। तो हम टोटल कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 122 प्लस 1, और इधर हो जाएगा हमारा 32, 155, और ये और ऐड कर ले हम 59, 214 दिन, ये हमने इस तरीके से निकालना है। अब हमारे नंबर ऑफ डेज जो है मिस्टर मदन के कैलकुलेट करके हमने निकाल लिए कि हमारे गत वर्ष में कितने दिन भारत में रहे। अब हमको कंडीशन अप्लाई करनी है। पहली कंडीशन क्या है, इन दोनों में से कोई एक पूरी होना चाहिए। तो गत वर्ष में कम से कम 182 दिन, तो ये तो 214 दिन हो गए, मतलब इन्होंने ये वाली शर्त पूरी कर दी। जब पहली वाली बेसिक कंडीशन पूरी कर दे तो ये वाली देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आ जाइए एडिशनल पे। तो वह गत वर्ष के 10 वर्षों में से 2 वर्ष और 7 वर्षों में 730 दिन। तो देखिए मिस्टर मदन जो है कहीं भी कुछ नहीं दिया है, वह भारत के ही भारत के ही व्यक्ति थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे। तो उस कंडीशन में ये दोनों शर्तें उसने पूरी कर दी हैं, और इन दोनों में से कोई एक तो उसने पहली वाली शर्त पूरी कर दी है। तो इसकी निवासी स्थिति आप क्या लिखेंगे, तो आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से नंबर ऑफ डेज निकालिए, उस पर ये चारों शर्तें लिखिए, और नीचे निष्कर्ष में आंसर में आप लिखेंगे कि मिस्टर मदन ने आधारभूत शर्त में से पहली वाली शर्त तथा अतिरिक्त शर्तों में दोनों शर्तें पूरी कर दी हैं, इसीलिए मिस्टर मदन गत वर्ष में साधारण निवासी कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इसमें आपको 2 अपवाद ध्यान रखने हैं, एक्सेप्शन है 2। कौन कौन से एक्सेप्शन है, जिसमें बेसिक कंडीशन एक भी होती है, यदि वह पूरी करे तो ही जो है हम मानते हैं। तो वो जो है अपवाद कब लगते हैं, यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का व्यक्ति, अब भारतीय मूल का व्यक्ति मतलब कौन, जिसके दादा दादी, नाना नानी या माता पिता किसमें जन्मे हो, अविभाजित भारत में, मतलब भारत का विभाजन नहीं हुआ हो उसमें जन्मे हो तो ऐसा कोई व्यक्ति जो है भारत के बाहर रोजगार के पर्पज से, जॉब करने के उद्देश्य से भारत के बाहर जाता है,
तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये वाली शर्त ही लगती है, ये अनिवार्य शर्त हो जाती है। ये वाली शर्त नहीं देखते, ये वाली पूरी करी है तो ही आप आगे बढ़ेंगे, यदि ये नहीं पूरी की है तो हम उसको डायरेक्ट अनिवासी डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, कौन सी? जब भारतीय मूल का व्यक्ति, ध्यान देना, भारतीय मूल का व्यक्ति समझ में आ गया, किस पर्पज से जा रहा हो? जॉब, नौकरी करने जा रहा हो। ठीक है, नौकरी के लिए जा रहा हो। दूसरा एक्सेप्शन है कि यदि कोई विदेश का व्यक्ति भारत घूमने आ रहा हो, मतलब विदेशी मूल का व्यक्ति है। अब विदेशी मूल का व्यक्ति मतलब जिसके दादा दादी, नाना नानी या उसका खुद का जन्म विदेश में हुआ हो, ऐसा व्यक्ति यदि यहाँ घूमने के पर्पज से आता है तो उसके लिए भी जो है एक्सेप्शन वाली शर्त लगेगी, मतलब यही वाली शर्त आपको चेक करनी है। और ऐसे ही जो भी कोई जहाजी बेड़े का एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, मतलब शिप पे काम कर रहा है, तो उसके लिए भी, अब शिप वाले कर्मचारी जो हैं काफी टाइम यहाँ रहते हैं, काफी टाइम बाहर भी रहते हैं, विदेश में भी, तो उनके लिए भी जो है ये वाली शर्त पूरी करना अनिवार्य है, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यदि आपको निवासी स्थिति का जो है थ्योरी आती है या न्यूमेरिकल आता है तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें अब जो है यूनिट फर्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमने ये तो देख लिया कि निवास स्थान कैसे डिसाइड होता है, व्यक्ति निवासी, साधारण निवासी, अनिवासी कैसे बनता है। अब टैक्स लायबिलिटी, निवास स्थान के आधार पर करदायित्व, के आधार पर करदायित्व, ये कैसे डिसाइड होता है? तो बहुत सिंपल सी चीज है, हमारे पास 3 टाइप के निवासी हो गए, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। अनिवासी, तो इनके आधार पर, तो यदि हम बात करें भारत में उपार्जित, तीनों कंडीशन में टैक्स देना है। ठीक है, भारत में प्राप्त, तीनों कंडीशन में देना है। विदेश में अर्जित, विदेश में अर्जित, भारत में प्राप्त, तब भी तीनों में देना है। विदेश में अर्जित, विदेश में प्राप्त, तो केवल एक में देना है, 2 में टैक्स नहीं देना है। गत वर्ष की आय, तीनों कंडीशन में टैक्स नहीं लगेगा। करमुक्त आय, तीनों कंडीशन में टैक्स नहीं लगेगा। फिर है विदेशी व्यापार से आय, विदेशी व्यापार से आय जिसका नियंत्रण भारत से हो, वो 2 कंडीशन में टैक्स लगता है, केवल इसमें नहीं लगता है। तो स्टूडेंट, आपको इसमें क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे, ये टेबल आपको याद रखना है। जैसे लिखा रहेगा कि आप मिस्टर, जो भी मिस्टर है, उनकी निवास स्थान के आधार पर कर दायित्व की गणना कीजिए। जैसे लिखा है कि भारत में, सॉरी ऐसा लिखा हो, जापान में उपार्जित तथा भारत में प्राप्त वेतन, भारत में प्राप्त वेतन। तो क्या करेंगे, राशि लिखिए, मान लीजिए 10,000 रुपए। तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें ये देखना है कि 2 स्थल ढूंढना है, 2 प्लेस ढूंढनी है कि अर्जन कहाँ पे किया है और रिसीव कहाँ है। यदि इन दोनों में से कोई भी एक भारत है तो वो तीनों में अमाउंट लिखनी है। और इस कंसेप्ट को डिटेल में मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जहाँ डिस्कस किया है वहाँ डिटेल में एक पूरा क्वेश्चन समझाया है, तो इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्लीज स्टूडेंट, इस कंसेप्ट को समझने के लिए वो क्वेश्चन जरूर करिए, क्योंकि यदि इसका न्यूमेरिकल आता है तो बहुत इजी होता है। तो आप एक बार उस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अपनी कंप्लीट होती है यूनिट फर्स्ट। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट
for your exam. Thank you so much.